ये साल पिछले साल से भी अच्छा बीतेगा, इसकी उम्मीद लगाई जाती है। और कई चुनौतियां भी होती हैं, कई तरह की लोग यहाँ पर रिजोल्यूशन भी लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के लिए भी ये चुनौतियों का समय है, संकल्प लेने का समय है। लेकिन चुनौतियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ही दिन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और बड़े झटके भी लगे हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर यहाँ कानून व्यवस्था के मामले पर सरकार, जो बीजेपी की सरकारें हैं, गिरी हुई है। खासकर उत्तराखंड में इस समय कई मोर्चों पर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और घिरी हुई राज्य सरकार वहां इस तरीके से है कि अब पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और वहां अंकिता भंडारी को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं उसको लेकर पार्टी के नेताओं के भीतर भी अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से नाराजगी दिखाई पड़ रही है। तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में सवाल पूछने पर किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं मंत्री, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इधर चुनाव आयोग को लेकर चुनाव आयोग के बर्ताव पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछला पूरा साल चुनाव आयोग की जिस तरह की जो कार्यशैली रही उसको लेकर राजनीतिक दलों में जबरदस्त नाराजगी रही और साल के आखिरी दिन भी उसमें किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने बर्ताव किया, उस पर भी लगातार बात हो रही है। तो ये बहुत सारी चुनौतियां जो हैं, जो इस साल भी लोगों के सामने हैं, वो पार्टियों के सामने भी हैं, देश के सामने भी हैं और इस व्यवस्था के सामने भी हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटना है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या सरकार, चाहे वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये किस तरह का रवैया है कि वहाँ सरकार जो है वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है अगर उनकी पार्टी के हैं। उत्तराखंड में कुछ यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ये लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला किस तरीके से फिर से सामने आया, बीजेपी के ही नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी की सरकार उन्हीं नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है, सफाई दे रही है। पर अब नाराज बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा झटका है अमलेंदु जी। लेकिन बीजेपी की जो सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जिस तरह सरकार का रवैया है अपने लोगों को बचाने का, उसको अब सीधे दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी के भीतर भी इसको लेकर नाराजगी है। सतह पर सीधे इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं वहां पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी के कई और नेता जो हैं वो नाराज हैं, अपनी नेताओं को चिट्ठी लिख रहे हैं कि यहाँ इस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, इस मामलों में बचाना नहीं चाहिए। यानी ये पार्टी के भीतर का जो असंतोष है वो कहीं भारी न पड़ जाए, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं भारी ना पड़ जाए असंतोष। और ये एक तरीके से समझिए इस्तीफे हो रहे हैं, अब लोग पार्टी के ही लोग अगर उठा रहे हैं। और अंकिता भंडारी मामले में तो जो वीडियो वायरल हुआ, समझिए वो तो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वही जो है बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव, उनका नाम लेते हुए सुने जा रहे हैं वायरल वीडियो में। तो इसका मतलब अब अंदर से भी ये चीज़ें उठने लगी हैं। और वो तो जो विधायक महोदय हैं, पूर्व विधायक, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी बचा लेती है, बाद में पद से हटा देती है। हाँ। इस तरह की बात कहते हुए सुने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये बातें साफ आने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी यौन अपराधियों के साथ खुलकर खड़ी रहती है जी, और उन्हें बचाती है। तो ये पार्टी के अंदर से चीज़ें आने लगी हैं। आज भी जो उत्तराखंड से एक इस्तीफा आया है समीर जी, वो भी इसी अंकिता भंडारी मसले को लेकर बताया जा रहा है कि इसी को लेकर इस्तीफा आया है। दूसरी तरफ मोहन भागवत साहब जो है वो जाने क्या क्या ज्ञान इस समय जो है पेल रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा ज्ञान पेल रहे हैं तो अपने स्वयं सेवकों को ज्ञान क्यों नहीं देते? भाई जिनके नाम इस तरीके के कुकर्मों में आ रहे हैं उनके लिए कोई ज्ञान आप नहीं दे रहे हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या ज्ञान जो है वो पेल रहे हैं इस समय, ये देखा जा सकता है समीर जी। लेकिन जो भगत सिंह कोठारी है बीजेपी के नेता उत्तराखंड के, उन्होंने माफ कीजिएगा भगत राम कोठारी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वजह यही बताई जा रही है, जिस तरह से पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है अंकिता भंडारी मामले में अपराधियों को या दोषियों को। दूसरी ओर भाई बीजेपी की एक बड़ी नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड की विजया बड़थवाल, उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। यानी वही मांग वो भी कर रही है जो विपक्ष कर रहा है। और किस तरीके से उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र अपने जो नेतृत्व को लिखा है और उसमें मांग की है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष को कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले को लेकर पार्टी की छवि बहुत खराब हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये उनका पत्र है, वो भी हम लोग दिखाएंगे पत्र जब होगा कि पार्टी की छवि खराब हो। इसका मतलब ये बीजेपी का आम कार्यकर्ता जो वो समझने लगा है कि पार्टी की छवि खराब हो रही है और किस तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य सरकारें हैं वो अपराध
अपराधियों को बचा रही हैं और जनता में इसकी खमियाजा जो है आने वाले समय में लोगों को भुगतना पड़ेगा। फिर ज्ञानेश कुमार कितनी मदद करेंगे, चुनाव आयोग कितनी मदद करेगा, जनता का पूरी तरीके से ही खिलाफ हो जाएगी, तब तो फिर बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी ना। तो लोगों को, जो कार्यकर्ता है, जो जमीन पे काम करते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि जमीन पे इस स्थितियां खराब हो रही हैं। लेकिन मोदी शाह को ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये हम लोग के बगल में विजया बड़थवाल जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड की बीजेपी के नेता, उनका ये पत्र है जो उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा। जी जी, तो वो लिखा है उन्होंने, तो ये सामने आया है, तो इसको आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। और उधर भगत राम कोठारी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो ये उत्तराखंड में इस मामले को लेकर जबरदस्त नाराजगी पार्टी के भीतर चल रही है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और नेतृत्व पर, सरकार पर, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो इतने गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, उनको बचाने का आरोप लग रहा है। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार एक और मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उत्तर पूर्व के एक छात्र की वहां पर पीट कर जान ले ली गई, उसको मार दिया गया और उस पर भी सम्यक कार्रवाई नहीं हो रही है। और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां भी दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। उसको लेकर पूरे उत्तर पूर्व में नाराजगी है। कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, वहां कल एक शोक सभा आयोजित की गई, उसमें वो शामिल हुए। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की ओर से यह आरोप लग रहा है, जो विपक्ष लगा रहा है, कि वहां सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि और वहां इस घटना को भी एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या कुछ हुआ है, सुनते हैं गौरव गोगोई से। उत्तराखंड में जो वहां पर एंजल चकमा के साथ, जो त्रिपुरा के रहने वाले थे, वहां पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, और उनके साथ उनको पीटा गया, मारा गया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुनते हैं गौरव गोगोई को। आज दिल्ली के कई छात्र संगठन जो विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल से आते हैं, एक शांतिपूर्वक आज एक प्रदर्शन वो करना चाहते हैं और आज उनके साथ हम खड़े हैं। और इस मंच से हमने गुहार लगाई कि उत्तर पूर्वांचल एकत्रित है, उत्तर पूर्वांचल शक्तिशाली है, उत्तर पूर्वांचल सुंदर है, उत्तर पूर्वांचल सभ्य है। और हमारी मांग ये है कि एंजल चकमा जी को और उसके परिवार को न्याय मिले। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से भारत में अगर किसी जाति के खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द कहे तो सख्त से सख्त सजा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा कानूनी तरीके से उस अपराधी को मिलता है। उसी प्रकार से अगर उत्तर पूर्वांचल के युवक या युवती के प्रति कोई भी रेशियल गाली दिया जाए तो उसको भी उसी सख्त कानून से उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए। जैसे कि अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ जब शब्द कहे जाते देते हैं तो भारत सरकार इस पे एक संशोधन लाए और ये ऐसे शब्द चिन्हित कर ले जो विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल समाज के विपरीत के खिलाफ लगाए जाते हैं। और ऐसे शब्द कहने पर अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले, ये हमारी मांग है। तो ये वहां पर किस तरीके से ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो गया है पूरे उत्तर पूर्व में। वहां नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है और गौरव गोगोई इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और वहां पर भी जो उत्तर पूर्व के रहने वाले बहुत से उत्तराखंड में छात्र हैं जो पढ़ने आते हैं और यहाँ दिल्ली में भी इस जो घटना हुई है इसको लेकर नाराजगी है। चूंकि वो एंजल चकमा का परिवार वहां पर कई सारे आरोप लगा रहा है, वहां की किस तरीके से पीटा भी गया, उनकी बात सुनी भी नहीं गई और जब वहां पर उनकी जान चली जाती है एंजल चकमा की, उसके बाद कहीं जाकर पुलिस हरकत में आती है। जब यह मामला राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, तूल पकड़ने लगता है। तो ये अलग अलग राज्यों में किस तरीके से यहाँ दूसरे राज्यों को लेकर वहाँ के छात्रों के साथ, वहाँ के वर्कर्स के साथ, मजदूरों के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। लेकिन इधर अमलेंदु जी एक और संघ प्रमुख का एक बयान आ गया है
है और कहा जा रहा है कि ये बयान जानबूझकर आया है ताकि ये जो एंजल चकमा का मुद्दा है इससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जी बिल्कुल, ये एंजल चकमा का मुद्दा जो है उससे ध्यान भटकाने के लिए, और एक तरीके से देखा जाए तो एंजल चकमा से ही जुड़ा हुआ मसला है। यानी वो एंजल चकमा का जो घटना हुई उसको जस्टिफाई करने की कोशिश एक तरीके से कर रहे हैं मोहन भागवत कि भाई आप अपने घर में मातृभाषा में बोलिए और जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य की भाषा बोलिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी आप समझिए कि वो जो महाराष्ट्र में होता है उत्तर भारतीयों के साथ उसको भी जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और एंजल चकमा का मसला है उसको भी जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सुन भी सकते हैं कि मोहन भागवत ने कहा क्या, उस पर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं समीर जी, वो भी हम लोग सुनेंगे। जी बिल्कुल, और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, कल वहां पर शोक सभा आयोजित की गई उत्तराखंड में और वहां गौरव गोगोई भी शामिल हुए। उत्तर पूर्व के तमाम छात्रों ने वहां पर एक शोक सभा की, लेकिन इस मुद्दे पर बहुत जबरदस्त नाराजगी है उत्तर पूर्व के राज्यों में कि कैसे वहां उनसे क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव किया गया और दूसरी जगहों पर भी किया जाता है। लगातार ये शिकायतें आती हैं, लेकिन ये तो दुर्व्यवहार जो है बहुत हद दर्जे का है कि वहां पर पीट दिया गया और मार दिया गया। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, जिसको लेकर उनकी फिर से एक बार आलोचना हो रही है। पहले उनका बयान सुन लेते हैं, क्यों कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जाने पर वहां की भाषा आनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत जा रहे हैं वो क्या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जानते हैं, सीखते हैं? तो ये उनको सीख दे रहे हैं या फिर ये उत्तर पूर्व के राज्यों को सीख दे रहे हैं? किसको सीख दे रहे हैं, सुन लेते हैं पहले, उसके बाद उनकी उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको भी हम सुनेंगे। भारत के लोग हैं, हम यूरोप अमेरिका के नहीं है, अरब मिडल ईस्ट के नहीं है, चीन जापान के नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, हम भारत के लोग हैं। तो हमको कम से कम अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी बोलनी चाहिए। मेरी मातृभाषा में मैं बोलूंगा। अपने देश में अनेक भाषाएं हैं, सबको समझ में आए इसलिए कोई एक व्यवहार भाषा चाहिए, वो भी मैं सीख लूंगा। और जिस प्रांत में मैं रहता हूं वो अगर दूसरा प्रांत है तो वहां के लोगों की भाषा भी मैं सीख लूंगा, क्योंकि सारी भारत की भाषाएं अपनी राष्ट्र भाषाएं हैं, उनका मूल एक है, उनके शब्द अलग अलग हैं, उनमें भाव एक है। स्वभाषा का आग्रह रखना, अपना वेश पहनना, विदेशी वेश पहनना पड़ता है मजबूरन, ठीक है, घर के अंदर कम से कम कोई पर्व त्योहार घर में है और नई पीढ़ी के लोग धोती बांध नहीं सकते, ये ठीक है क्या? रोज नहीं पहनेंगे, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पूजा में बैठना धोती कैसे बांधना है, आना तो चाहिए। तो यहाँ भाषा सीखनी चाहिए। अभी वो किसको कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उत्तराखंड में, वहाँ त्रिपुरा के छात्र के साथ, एंजल चकमा के साथ, उसको लेकर नाराजगी, और कहा जा रहा है कि ये बयान उससे या तो भटकाने के लिए या फिर किस वजह से दिया जा रहा है। लेकिन एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा इस पूरे प्रकरण में और मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है उसे लेकर। दोनों में विरोधाभास नहीं, उनके इस व्यापक बयान के बाद सबसे पहले किसको मानना चाहिए? किसके पुरोधा हैं वो? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनसे प्रेरणा लेती है? बीजेपी के मंत्रियों को देख लीजिए भागवत साहब। अभी आप ही के राज्य में आपके वो आपकी प्रेरणा पे चल रहे हैं, उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक बच्चे की हत्या हो जाती है, मैंने कोई बयान नहीं सुना आपका। भाषा और नस्लवाद का जो नंगा स्वरूप हम देख रहे हैं इन दिनों, इतना जहर बोया गया है, तब आप लगातार चुप रहे। अब जहर हर नथुने में, हर फेफड़े को व्यक्त कर चुका है। तो ये उस पर कह रहे हैं कि आखिर आप सीख किसको देख रहे हैं, वही जो बात हम लोगों ने की अमलेंदु जी, और सीख किसको दे रहे हैं, आखिर आप कह किसके लिए रहे हैं? जो पॉलिटिकल पार्टी आपके विचारों से पोषित होती है, जब वही आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप किसके लिए कह रहे हैं? भागवत जी बताएं कि मोदी जी का कितने फोटो देखे उन्होंने धोती पहने हुए? मोदी जी क्यों नहीं पहनते धोती? अटल जी तो पहना करते थे धोती, अडवाणी जी भी पहना करते थे। तो भाई मोदी जी क्यों नहीं पहनते? चलिए मोदी जी तो कभी कभी पूजा पे बैठ भी जाते हैं धोती पहन के, भले ही तहमत बांध लेते हो। अमित शाह जी क्यों नहीं पहनते?
इन नितिन नवीन साहब क्यों नहीं पहनते, जेपी नड्डा साहब क्यों नहीं पहनते? अरे पहले इन स्वयं सेवकों को तो धोती बांधना सिखाओ। अब जो आधिकारिक ड्रेस इनके अपने संगठन का है अमलेंदु जी, आखिर उसमें आपने क्यों नहीं धोती कुर्ता रखा? 90 साल आपने जो है पहना घुटन्ना, है ना, अंग्रेजों से लेकर वहां से हिटलर से लेकर 90 साल तक पहना। काली टोपी आप लगाते हैं, काले जूते पहनते हैं, काली बेल्ट पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, सब हिटलर से लेकर आए। आपका इसमें क्या भारतीय है? अब ज्ञान पेल रहे हैं आप यहाँ सुबह ही सुबह, मतलब कल, हालांकि कल पेला है उन्होंने ज्ञान ये कि जो है धोती पहननी चाहिए और भाषा सीखनी चाहिए। और सही कह रहे हैं मनोज झा कि त्रिपुरा पर एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला जी, तो क्यों इस पर नहीं निकलता है? यानी समीर जी आप देखिए कि आप असम में समझौता किसके साथ करेंगे? बोडो के साथ भी करेंगे समझौता, और समझौता आप वहाँ एजीपी के साथ भी करेंगे, और कश्मीर में पीडीपी के साथ भी करेंगे, पीडीपी के साथ भी करेंगे, और सज्जाद लोन के साथ भी करेंगे। चलिए पीडीपी से तब भी समझ में आता है, चलो ठीक है, पीडीपी कम से कम भारत के संविधान को तो मानती है जी। आप सज्जाद लोन के साथ करेंगे, उससे समझौता करेंगे, और फिर यहाँ आप पूरे देश में बताएंगे आतंकवाद पे आप जो है आपकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, अलगाववाद से आपकी लड़ाई है। जी बिल्कुल, लेकिन सही कहा मनोज झा ने कि यहाँ मुद्दा जो है कि आप एंजल चकमा को लेकर पूरे उत्तर पूर्व में नाराजगी, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे, और आप परिधान और न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं। इसके लिए आप और कभी बात करिए, और अगर आप बात कर रहे हैं तो आप पहले जाकर सीख दीजिए। नहीं मानते हैं तो वो भी आप स्वीकार करिए कि हमारा जो संगठन है वही हमारी बात नहीं मान रहा है, भारतीय परिधान पहनने को तैयार नहीं है। खैर, इसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी, उन्होंने भी टिप्पणी की है और क्या कुछ कहा है, ये किस वजह से मोहन भागवत ने ये बयान दिया है, उस पर उन्होंने बात की है। सुनते हैं राशिद अल्वी को। देखिए, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री दोनों अपनी अपनी छवि बनाने पे लगे। दोनों को इस बात की परवाह ही नहीं है कि वो जो कुछ बोलते हैं वो जमीन पे उतरता भी है कि नहीं उतरता है। अगर मोहन भागवत जी ये चाहते हैं तो वो बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं कहते कि वो जबरदस्ती साउथ के लोगों पे क्यों थोपना चाहते हैं हिंदी, जिसकी वजह से बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, वहां के लोग हिंदी से नफरत करने लगते हैं। मोहन भागवत जी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें अपने कैडर को, बीजेपी के नेताओं को समझाना पड़ेगा। मोहन भागवत जी समझते हैं वो बोल देते हैं और उसका कोई नतीजा निकल जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। दूसरा आपको पता है कि बीजेपी तो यहाँ किस वजह से अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, लेकिन ये भी है कि आप किस क्या मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, और जो ज़रूरी वास्तविक मुद्दा है उस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। जो गंभीर और ज़रूरी मुद्दे होते हैं उनसे हटकर आप बयान दे रहे हैं। तो ये एक बार फिर वही काम हुआ है जिसमें आप, मुद्दा ये है कि उत्तर पूर्व के छात्रों के साथ क्या कुछ हुआ उत्तराखंड में, और आप कह रहे हैं कि यहाँ परिधान पहनना चाहिए, भारतीय परिधान, और जहाँ आप दूसरे राज्य में जाएँ तो वहाँ की भाषा बोलें। अब भाषा को लेकर ही आप कितना पालन करता है आपका अपना संगठन, और आपके संगठन से जो पोषित राजनीतिक पार्टी है वो कितना इसका पालन करती है, अगर भाषा की बात भी करें तो? हाँ बिल्कुल, ये भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा आप कितना पालन करते हैं, और आप ही कितना भाषा का पालन करते हैं जी। मतलब जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, आप तो नारा लगाते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का। बिल्कुल, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कैसे हो जाएगा? हिंदी हिंदी हिंदुस्तान तो तमिलनाडु का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? बंगाल में जाके लगाओ नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, समझ लेंगे, बहुत बड़े हिंदू हो, बहुत बड़ा नारा लगाते हो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। वहाँ जाकर तो बांग्ला संस्कृति की बात करने लग जाते हो। तो ये जो ज्ञान दे रहे हैं भागवत जी, असल में समीर जी है क्या कि ये दुनिया भर को ज्ञान देते हैं और खुद जो है वो उसका पालन नहीं करते हैं जी। और यही बात कह रहे हैं शुभांकर सरकार को। सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है अमलेंदु जी कि बात इस समय किस पर होनी चाहिए और बात किस पर की जा रही है, यानी कैसे जो गंभीर और जरूरी मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी की सरकारें एक घिरी हुई है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, ताकि जो जनता के असली मुद्दे हैं उन पर बातचीत ना होने पाए। कुलदीप सिंह सेंगर पर बात ना हो, अंकिता भंडारी के मसले पर बातचीत ना हो, एंजल चकमा पे बात ना हो, महंगाई बढ़ रही है इस पर बात ना हो, आज ही 111 रुपया बढ़ा दिया गया सिलेंडर पर, उस पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो। तो इसके लिए मोहन भागवत चले आते हैं। मतलब मोदी जी कम है क्या भाई हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो आप भी चले आते हैं ज्ञान देने के लिए? मोदी जी पे ही छोड़ दो इतना काम।
बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं शुभंकर सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस जो कुछ भी कहा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उस पर। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो सब्जेक्ट मुद्दा होता है अपना तय कर लिया कि घुसपैठिया, वही उनका इस बार का मुद्दा होगा कि कैसे बंगाल। कोई राजनैतिक सोच का माध्यम से, भावना का माध्यम से नहीं। अमित शाह जी, आप होम मिनिस्टर है। बंगाल का नौजवान जब दूसरी प्रदेश में बंगाल में बात कर रहा है, वो जब खून हो रहा है, उसका बारे में एक भी शब्द आप नहीं बोल रहे हो। क्यों? आप बांग्ला भाषा का विरोधी है क्या? आप बंगाल का विरोधी है क्या? ये आपको मैं पूछना चाहता हूं। अमित शाह जी, आप सुन रहे हो तो जरूर उत्तर देना। तृणमूल का जो काम बंगाल में हो रहा है, इसका कारण नौजवान भाग के दूसरी प्रदेश में, दूसरी देशों में जाना पड़ता है। और हमारा देश के अंदर में दूसरी प्रदेश में बंगाल से जब काम नहीं मिल रहा है, तृणमूल जब काम क्रिएट नहीं कर पा रहा है, जब दूसरी प्रदेश में जा रहा है, उधर बीजेपी रूलिंग स्टेट में ज्यादा से ज्यादा बंगाल का हिंदू मुस्लिम जो भी हो, उन्होंने बांग्ला भाषा में बात कर रहा है। इसका कारण उसको उधर हत्या किया जा रहा है, मर्डर हो रहा है। क्यों? अपने देश का होम मिनिस्टर, आप क्या बोलने चाहते हो? आप काली मां का पास जाएंगे पूजा देने के लिए, क्या मांगेंगे? जे बंगाल में एक एक दिन एक एक नौजवान बीजेपी रूलिंग स्टेट में जो हत्या हो रहा है, वो हत्याकारी उसको ना पकड़ जाए। दीपू दास जो बांग्लादेश में हत्या हुआ है, हिंदू, उनका जो हत्याकारी है, जो उनको मर्डर किया है, उन्होंने भी आरो मर्डर करे, ये मांग करने के लिए जा रहे हैं क्या? होम मिनिस्टर, आपका क्या काम है? आपका काम चुनाव आयोग को देखने का। आपका पार्टी का चुनाव का जो बात है, 3 दिन रुक के आपने देश का होम मिनिस्टर, आपने जो काम कर रहे हो, आपका पार्टी का काम आप कर सकते हो। बट होम मिनिस्टर बनने का बाद बंगाल में आके एक भी शब्द आप नहीं बोल रहे हो। जुएल राणा जैसा हत्या हुआ, उसका बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, जानना चाहता है बंगाल। आपने काली मां का पास जाके क्या बोलेंगे? जुएल का मां का जो मांग है, वो मांग पूरा कर पाएंगे? आपने क्या चाहते हो? आने वाला दिन में बंगाल में कोई बांग्ला भाषा ना बोले, बंगाली बंगाल में नहीं रहे, वही मांगने के लिए काली माता का पास जा रहे हो? ये पूछना चाहता है बंगाल। और मैं प्रदेश सभापति का हैसियत से मैं पूछना चाहता हूं, अपने देश में सबसे निकम्मा होम मिनिस्टर है, क्यों बंगाल में आके आपने ज्ञान दे रहे हो, बंगाल का डेवलपमेंट का बात कर रहे हो, और बंगाल का नौजवान जब दूसरी प्रदेश में जाके वो काम करने का कोशिश कर रहा है, बांग्ला भाषा बोल रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है जो बीजेपी शासित राज्य में। आइए, तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल में शुभंकर सरकार, और क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं अमलेंदु जी कि ये फेल गृह मंत्री हैं। और यही बात अभिषेक बनर्जी ने भी कही। कल अभिषेक बनर्जी और उनका जो उनके पार्टी के और लोग थे, डेलीगेशन ने गया चुनाव आयोग मुलाकात करने। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त किस तरह से बर्ताव करते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी जबरदस्त हमला बोला है। चूंकि अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पश्चिम बंगाल कोलकाता में थे, कोलकाता में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वहां किस तरह से जब उनसे सवाल पूछे गए अमलेंदु जी, तो कैसे वो भड़क गए। वहां जब उनसे पूछा गया कि 75 साल के बाद का वाला जो मार्गदर्शक मंडल में डालने का मुद्दा है, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होता है, कभी होगा या नहीं, तो भड़क गए कि आप बंगाल की चिंता करिए। हाँ, भड़क गया। आज बंगाल की चिंता, इसलिए बंगाल की चिंता की जा रही है कि मोदी जी अगर रहेंगे तो बंगाल कैसे सफल होगा। तो यही तो पूछा जा रहा था, बंगाल को लेकर पूछा था बस पत्रकार ने कि भाई मोदी जी अगर रहेंगे तो बंगाल तो सुधर ही नहीं सकता, बंगाल का लाभ भला हो ही नहीं सकता। तो क्या बुरा लग गया अमित शाह जी को? चलिए, अमित शाह जी को बुरा लग गया, मोदी जी के लिए पूछ लिया। लेकिन समीर जी, वो तो एक जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनका एक चैनल है
और उस चैनल के एक संवाददाता ने बीजेपी के एक मंत्री से मध्य प्रदेश में सवाल पूछ लिया, तो उसे घंटा हो जाने क्या क्या कहने लगा, उसने झाड़ दिया, उसने अशोभनीय शब्दों का उस पत्रकार ने झाड़ दिया कि तमीज से बात कीजिए, आपको बात करने की तमीज नहीं है, और उसके कैमरे पे हाथ मारा जाने लगा। तो ये तो इनके संस्कार हैं। और कितने गंभीर मुद्दे पे सवाल पूछ रहा है कि इंदौर जैसे शहर में, जिसको सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहां सीवर का पानी पीने से 10 करीब लोगों की जान चली गई। और उसमें वो कह रहा है कि क्या हो गया, कोई सवाल है मतलब 10 लोगों की जान चली जाए सीवर का गंदा पानी पीने से, और मंत्री जो है सीनियर मंत्री वो कह रहा है कि ये कोई सवाल है, घंटा बात करते हो फालतू। मतलब जो सवाल बीजेपी के नेता बताएं पत्रकारों को वही पूछा जाना चाहिए। तो अब तो होने भी यही लगा है। पवन खिलाफ तो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि सवाल भी जो है वो हिरेन जोशी जो वो लिखकर भेज देते हैं कि हिरेन की ये सवाल पूछो, तो अब वहां तक सवाल नहीं पहुंचा होगा विजय वर्गीय से क्या पूछना है, बेचारे ने अपने आप पूछ लिया पत्रकारिता का धम निभाते हुए। हालांकि बहुत से लोग जो थे उस चैनल से नौकरियां छोड़कर चले गए कि साहब मोदी जी के मित्र ने खरीद लिया है, लेकिन जो लोग टिके हुए जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन्होंने वहां भी कर ली पत्रकारिता, मोदी जी के मित्र हैं तो क्या हुआ है, छोड़ के भागने से क्या मतलब है। बहरहाल, लेकिन ये जो सभ्यता की बात और जो सब आ रही तमीज की बात, भाषा की बात, अब मोहन भागवत जी ज्ञान दें कैलाश ने उनके मंत्री जी को, जिन मंत्री जी से सवाल पूछा गया वो घंटा बात कर रहे थे, तो जवाब में क्या, जवाब में यही बोला जाता है। तो ये संस्कार क्या सिखाएं आपने शाखाओं में अपने मंत्रियों को। तो मोहन भागवत जी तो एक देखा जाए तो पूरा आरएसएस नाकारा साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तमाम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, और आप उनको संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आप तो सांस्कृतिक संगठन है। तो कैसे सांस्कृतिक संगठन है कि अपने नेताओं को आप जो संस्कार नहीं दे पा रहे, ये सवाल है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ जो सब गृह मंत्री अमित शाह पर शुभंकर सरकार कह रहे हैं कि वो एक फेल गृह मंत्री है, इसलिए वो कह रहे हैं चूंकि गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि घुसपैठिए चले आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में भारत के तमाम राज्यों में, यानी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां वो कहते हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। बॉर्डर की सुरक्षा करना तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ऐसा भी नहीं कि आप अभी अभी सरकार में आए हैं, आप पिछले 12 साल से केंद्र की सरकार में हैं, तो ये कैसे संभव हो रहा है? आप अपने नकारेपन को ही वहां बता रहे हैं, और इसीलिए शुभंकर सरकार ने कहा कि ये फेल गृह मंत्री हैं, यानी असफल गृह मंत्री हैं। अभिषेक बनर्जी को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं गृह मंत्री के लिए। You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister, and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. तो ये यहाँ ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको लेकर कि ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किए हुए हैं और उनको भेजा इसीलिए गया है कि इस संवैधानिक संस्था को नष्ट किया जा सके और इसको एक तरीके से कैसे अपमानित किया जा सके, और वही काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार से इससे जब ये बात कह रहे थे अभिषेक बनर्जी, उससे थोड़ी देर पहले उनका डेलीगेशन गया था मिलने के लिए, और मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके का जो ज्ञानेश कुमार का रवैया रहा मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो बहुत हैरानजनक है, वो हैरान करने वाला है। बहुत ही गंभीर तरीके से गंभीर मुद्दा है जिस तरह से उन्होंने बात की, लेकिन ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लाया ही इसीलिए गया है, और अमित शाह के वो बाकायदा अगर उनकी भाषा में कहें तो उनके एक तरीके से कारिंदे हैं। हाँ, उनके कारिंदे हैं और अभी भी उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं, ये उनका आरोप है, सीधा सीधा आरोप है। और जो दो आरोप बहुत गंभीर लगाए हैं अभिषेक बनर्जी ने, एक तो कहा कि ज्ञानेश कुमार को देश को बर्बाद करने के लिए भेजा गया, दूसरा उन्होंने जो लगाया कि यह कोई नियुक्ति नहीं है, यह घुसपैठ है एक संवैधानिक संस्था को झुकाने, लोकतंत्र को कमजोर करने और गणतंत्र की नींव पर ही कब्जा करने की कोशिश। ये बहुत गंभीर दो आरोप जो है ज्ञानेश कुमार के ऊपर और अमित शाह के ऊपर अभिषेक बनर्जी ने लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी के इस सवाल पर चुनाव आयोग ने अभी तक मिसलीडिंग की ठप्पा नहीं लगाया है।
चुनाव आयोग को मिसलीडिंग का ठप्पा लगाना चाहिए। अगर ये बात गलत है, चुनौती देनी चाहिए अभिषेक बनर्जी को, ज्ञानेश कुमार जी को कहना चाहिए, हलफनामा देना चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को, या फिर राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर। या तो ज्ञानेश कुमार हलफनामा दें, कहें कि भाई जो गलत कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, वरना देश से माफी मांगे कि अभिषेक बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप सही है और मैं देश से माफी मांगता हूं। दो कामों में से एक काम करना पड़ेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार जी। जी बिल्कुल। और क्या कुछ उस मुलाकात के दौरान क्या कहा, इसको भी सुनते हैं अभिषेक बनर्जी से। और वो बहुत ही एक गंभीर आरोप है अमलेंदु जी कि यहां आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे निर्वाचित सांसद और निर्वाचित जनप्रतिनिधि आपके नौकर हों। खुद अभिषेक बनर्जी यही बात कह रहे थे। सुनते हैं अभिषेक बनर्जी को। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था। तो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ, अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था, उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया है। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिवीजन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब, एक एक इशू जो हम लोग उठाए हैं, मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं। पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1 करोड़ 36 लाख केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है, इसलिए डाला है। कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए डाला है। कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है। कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है। लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि AERO का जो लॉगिन है, ERO का नहीं, AERO, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए, लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहाँ जो मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ, कोई किसी भी बात पर पहले भी सवाल पूछे गए थे, कोई उनका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, और आज फिर से जब मुलाकात होती है उसके बाद 11 पॉइंट्स लेकर गए हैं जो अभिषेक बनर्जी बता रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। और कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी कि हम पूछ कुछ रहे हैं तो बता कुछ रहे हैं। पूछ कुछ नहीं, बता कुछ नहीं, और यही चलता रहता है। पूछो कुछ, बताएंगे कुछ। ये एक नीति जो है वो रीति बन गई है बीजेपी की, समीर जी, कि पूछिए कुछ, जवाब वो कुछ देंगे। तो आप पूछिए कुछ, जवाब कुछ देंगे। गनीमत तो ये है कि कम से कम पिछले वालों की तरह घटिया शेर नहीं सुनाते हैं, हाथ ही पटकते हैं केवल मेज पर। अब हाथ पटकने के साथ साथ घटिया शेर भी सुनाने लग जाए ज्ञानेश कुमार, समझिए कितना झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा संकट है। बहरहाल कुल मिला के मुझे लगता है समीर जी कि जब से चुनाव आयोग बना है तब से आज तक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, जिनके ऊपर सीधे सीधे नाम लेकर इतने ज़्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये गंभीर आरोप पहले तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगाए, नाम लेकर बाकायदा। बिहार में प्रियंका गांधी ने नारे लगवाए,
इनके मुर्दाबाद के और क्या चोर वोट चोर हैं, ये सब नारे लगवाए। अब अभिषेक बनर्जी को भी हमने सुन लिया, वो भी कह रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, वो कह रही हैं कि नए साल में उम्मीद करनी चाहिए ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम करना बंद कर देंगे। तो इतने खुले आरोप समीर जी पूरे विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनकी तरफ से भी, और जो इंडिया गठबंधन में नहीं है उनकी तरफ से भी, सब जो है वो ज्ञानेश कुमार को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके कर रहे हैं। इसका मतलब ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, वरना फिर यही कहा जाएगा, वरना ज्ञानेश कुमार जी हलफनामा देकर कहें कि ये आरोप गलत हैं या देश से माफी मांगे, तीसरा विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार जी। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस निर्वाचन आयोग के लिए। क्या उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2026 में क्या बदलाव हो तब ठीक रहेगा? बीजेपी के साथ जुड़ा। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो। मैं उम्मीद करूंगी कि इस साल इलेक्शन कमीशन भी थोड़ी रीढ़ की हड्डी डेवलप करेगा और भाजपा की अलायंस पार्टनर की तरह काम करना बंद कर देगा। हमने देखा कि कैसे बिहार में इन्होंने एक प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया के द्वारा 80 लाख वोटर काट दिया। बताया जा रहा है कि 70 लाख वोटर गुजरात में काटा जा चुका है। ऐसी ही चिंता हमने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आंकड़ों सहित जताई थी कि किस तरह भाजपा ने वोटरों को काटा। सिमिलरली हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया चल रही है और खबर आ रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को काट दिया गया है। तो भाजपा की इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है कि कुछ तो आंकड़ा पेश करे कि अब तक कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये सिर्फ डिटेक्ट और डिलीट विपक्षी पार्टियों के वोटर्स को कर रहे हैं। आज तक एक भी इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में किसी को डिपोर्ट नहीं किया है। भाजपा ने इस देश में सिर्फ नफरती राजनीति फैलाने का काम किया है। अगर वो पंजाब जाते हैं तो वहां पर वो हमारे वोटर्स को या पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बुलाते हैं। अगर वो बंगाल जाते हैं तो वहां पर उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या बुलाते हैं। हर जगह इन्होंने विवाद पैदा करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी बुलाते हैं, ऐसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं और उसका भी परिणाम हमने देश में अभी उत्तराखंड में देखा। भाजपा नफरती राजनीति फैलाती है और हर कोई इनसे त्रस्त आ चुका है। भाजपा के पास वोट चोरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है चुनाव जीतने का। मुझे लगता है कि जनता इनकी सारी चालाकियां समझ रही है और आज तक कोई जवाबदेही नहीं है। आपने देखा कि कैसे ब्राजीलियन मॉडल जो फाइनल लिस्ट में उनका नाम था, बहुत सारे एपिक नंबर थे, आज तक कोई जवाबदेही नहीं। अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल खड़े किए, उन्होंने अपने राज्यों में, कांग्रेस कई अन्य राज्यों में ये साबित करने में असफल रही या कर नहीं पाई कि कैसे वोट चोरी हो रही है। दिल्ली का भी उन्होंने जिक्र किया था जो आप बता रही हैं। देखिए, हमने तो प्रमाण सहित अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन कमीशन जाके प्रमाण सहित रखा कि कैसे उनकी अपनी विधानसभा में 42,000 वोट्स काटे गए। कि हमने प्रमाण रखा कि कैसे भाजपा के अपने कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन को 11,000 हजार वोटर काटने की एप्लीकेशन देते हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर प्रक्रिया शुरू भी कर देता है बिना इस जानकारी को सार्वजनिक किए। आज जवाबदेही सेट करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि अभी तक कोई जवाबदेही नहीं आई कि कैसे ब्राजीलियन मॉडल के इतने सारे एपिक नंबर थे फाइनल लिस्ट में बिहार की। भाजपा भाग चुकी है कि उसको ग्राउंड पर बिल्कुल लोग पसंद नहीं कर रहे और बार बार ये तो यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से सवाल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उम्मीद है कि शायद 2026 में यानी नए साल में उसमें सुधार आएगा। और क्या सुधार आएगा? जिस सुधार की ये कामना की जा रही है वो अपने आप में बड़ा गंभीर है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम के रूप में काम नहीं करेगा। हाँ, ये मतलब ये इस तरीके के आरोप, जैसे मैंने पहले भी कहा समीर जी, कि पहले कभी नहीं लगे थे। और अब एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण चीज़ है चुनाव, उसको स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी कराने की जिम्मेदारी है, उसके प्रमुख के ऊपर, उस पूरी संस्था के ऊपर अगर इस तरीके के आरोप लगने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और भारत का लोकतंत्र सिर्फ भारत को प्रभावित नहीं करता समीर जी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो भारत के लोकतंत्र के ऊपर अगर इस तरीके के सवालिया निशान लगने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। मोदी जी और शाह जी जिनके ऊपर आरोप है कि ये उनके जरिए चुनाव आयोग से काम कराया जा रहा है, अपने
राजनीतिक स्वार्थों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का शरण रोकें, अगर विपक्ष के आरोप सही हैं समीर जी। जी बिल्कुल, और इसको लेकर लगा पूरा का पूरा विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा है। कहा भी अभिषेक बनर्जी ने कि हमने पहले भी इनका ये तमाम शिकायतें की थी और कल जब गए उसके बाद भी हमने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। सवाल हमने कुछ पूछा है कि SIR पे क्या हो रहा है, तो वो नागरिकता की बात कर रहे हैं, यानी पूछ कुछ रहे हैं, हमको स्पष्टीकरण किसी और मुद्दे पे चाहते हैं और जवाब उसका कुछ और दिया जा रहा है, यानी पूरी तरह से उसको मुद्दे को टालने की कोशिश है। हन्नान मोल्ला है, CPM के नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसमें, जो कुछ चुनाव आयोग जो भूमिका है और चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। Election Commission's behavior, the new Election Commission's behavior is beyond the democratic periphery. From the day one, he is behaving like a dictator as his boss. Earlier delegations were not properly replied. When India delegations met him, he did not reply proper thing, and he thinks whatever he like he will do because the